Hello friends, welcome to LRT classes and I'm Nisha Yadav here to teach you about the life process. So basically what is the life process? Life process होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जिंदा रहने के लिए, जो भी हमारे अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम. द लाइफ प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो क्या करता है, हमारी सर्वाइवल में हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. एक और टर्म से हम इसको डिफाइन करते हैं, आर द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिम्स अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी का द लाइफ प्रोसेस. जो भी हमारे प्रोसेस हो रहा है, जो भी हम कोई भी अपने अंदर एक्टिविटी हो रही है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स है वो कोई काम कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना फंक्शन कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? ताकि हम जिंदा रह सके. और उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शन होता है, उनका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है कि उन्हें इस तरीके से ऐसे काम करना है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. अब लाइफ प्रोसेस के मेनली क्या क्या, उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो उनका कुछ ना कुछ मेन काम होता है. तो मेनली हमारे पास यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ होती है. हम उसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस इज excretion, absorption, nutrition, and transformation. सो हमारे पास जो पहला जो होता है, हमारे पास इसमें एग्जांपल आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो भी क्या करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो हमारे पास इसका पहला एग्जांपल है न्यूट्रिशन. उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ हमने खाई है, कोई भी हमने फूड लिया है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कुछ भी हमने लिया है, तो हमें अब उससे कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. द थर्ड वन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हमने कोई भी फूड लिया, विटामिन्स लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, वो अभी हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होने चाहिए, तो तभी तो हमारा पूरी जो बॉडी है वो अलाइव रह सके, तभी हम जिंदा रह पाएंगे. तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेशन. द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. मतलब अब जितना हमने खाया, जरूरी तो नहीं ना वो सारा का सारा हमारे पास अच्छा फूड हो, मतलब सारा का सारा हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, ऐसा तो नहीं होता. तो उसके लिए क्या होता है कि एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है. जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है, वो क्या होता है? एक्सक्रीशन. उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन. अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस, तो उसके मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन और एक और था एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके कितने मोड होते हैं. न्यूट्रिशन मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ले रहे हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलना, मतलब कि हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़ हमें मिलना, मतलब कि हमें न्यूट्रिशन मिलना किसी भी विटामिन, प्रोटीन से, कोई भी हम फूड खा रहे हैं उससे. तो अब उसके मोड होते हैं कुछ ना कुछ. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप्स का. 2 टाइप्स का किस में होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको समझते हैं. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि प्लांट्स बनाते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं वो. So those nutrition which plants get from the sunlight. ये क्या करते हैं? अपना फूड सनलाइट से लेते हैं. ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक, जितना भी हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है प्लांट के पास, उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनिक के अंदर चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. अब ऑटोट्रॉफ की बात करूँ मैं, तो ये इसके जस्ट अपोजिट होता है. ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है कि जितने भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब कि वो ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. क्या करते हैं? वो अपना फूड किससे लेते हैं? ऑटोट्रोप से लेते हैं. अगर इसका एग्जांपल मैं ऑटोट्रोपिक का आपको एग्जांपल देती हूँ तो होता है प्लांट्स, और अगर मैं हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का आपको एग्जांपल दूँ तो है एनिमल्स और ह्यूमन्स. सो हम क्या करते हैं, हम पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रोप्स। हम कभी भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हमें किसी ना किसी वे में
प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन प्लांट्स को क्या चाहिए, सिर्फ सनलाइट चाहिए, और वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं। अभी बताया था मैंने आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। एक बार उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द फूड इज सिंथेसिस फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या आता है, H2O और CO2। ठीक है, हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या होता है इसके अंदर, ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पे हमारे पास ये फूड मिल रहा है हमें, इसको हम स्टार्च भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारे पास ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। सो ग्रीन पिगमेंट इज नेसेसरी, मीन्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी। और यहाँ पे क्या होता है, फूड इज सिंथेसिस फ्रॉम ऑटोट्रोप्स, यानी कि प्लांट्स। यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई पिगमेंट चाहिए नहीं चाहिए, नो पिगमेंट इज नेसेसरी या फिर रिक्वायर्ड। अब आगे बात करती हूँ मैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ये मोस्टली दिन के टाइम पे अक्कर होता है, अक्कर ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि इसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। और सनलाइट कब मिलेगी हमें, दिन के टाइम पे, और ये ऑल द टाइम, दिन में भी और रात में भी। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या रहता है, ऑल द टाइम, और ये क्या रहता है, सिर्फ दिन के टाइम पे चलता है। अब ये मेन इसमें डिफरेंस हो गया। मैं इसका एग्जांपल दूँ तो लास्ट एग्जांपल है प्लांट्स, इसका एग्जांपल है एनिमल्स और ह्यूमंस। अब मेरे पास आते हैं यहाँ पे इवेंट्स ओकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से हमारे पास इवेंट्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है तब हमें ये चीज़ बतानी है। तो फर्स्ट वन होता है एब्जॉर्प्शन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि किस लिए चाहिए हमारे पास, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए चाहिए हमें। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए हमें पिगमेंट चाहिए जो कि है हमारे पास क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट से। जब हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हमारे पास यहाँ पे हेल्प करेगा। अब जब हमने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद हमें उसका कुछ ना कुछ कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि हमें कोई चीज़ ऐसे डायरेक्ट मिल रही है तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो ऐसा ही हमारे पास प्लांट्स करते हैं कि हमें कोई चीज़ डायरेक्ट मिल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ उसमें कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन किसका होगा, H2O जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका हमारे पास कन्वर्जन होगा। H2O मतलब वाटर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होगा। किसके अंदर होगा, यहाँ पे H&O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में कन्वर्जन हो रहा है इनका। किसके अंदर, वाटर का किसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है, H&O के अंदर। सबसे पहले हमें क्या मिला, यहाँ पे सनलाइट मिली। सनलाइट के बाद हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स का हमने कन्वर्जन किया। उसके बाद हमारे पास आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, या तो हमारे पास हाइड्रोजन का जुड़ जाना,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का ऐड होना, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन का बाहर होना यानी कि रिड्यूस होना, रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास क्या था यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, ये मैं रख कर रही हूँ। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होगा, हमारे पास जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो रही है, सॉरी जो लाइट एनर्जी थी वो हमारे पास किस में चेंज हो रही है कन्वर्जन के अंदर, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। और इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास मीन्स H2O, ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल, ये किसमें स्प्लिट हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस हो चुके हैं। सबसे पहला था हमारे पास एब्जॉर्प्शन, द सेकंड वन इज द कन्वर्जन। अब हमारे पास आता है थर्ड वन, फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन। मीन्स लाइट, सनलाइट का एब्जॉर्ब होना क्लोरोफिल की हेल्प से। सनलाइट का क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो रही है हमारे पास सनलाइट। सनलाइट को प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन हुआ कि जो सनलाइट थी मतलब कि जो लाइट एनर्जी थी वो किसमें हमारे पास चेंज हुई, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में चेंज होने के बाद यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। स्प्लिट मतलब डिवाइड हो गए हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब हमारे पास आता है थर्ड इवेंट क्या होता है इसका, हमारे पास रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो ऐड होगी, या फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होगी। और इसमें क्या होता है, जो CO2 है हमारे पास वो कन्वर्ट किस में हो रही है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में। रिडक्शन प्रोसेस में हमारे पास एक चीज क्या होगी, CO2 चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। अब रिडक्शन का मैंने बताया था, H या तो हाइड्रोजन जुड़ेगी या फिर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। अब मैं इसका एक केमिकल फॉर्मूला आपको दूं फोटोसिंथेसिस का, तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O। ये मेरे पास है और इनऑर्गेनिक मटेरियल। मैंने बताया था कि ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में करते हैं चेंज, ऑर्गेनिक मटेरियल में। तो मेरे पास यहाँ पे मतलब कि प्लांट्स के पास यहाँ पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है CO2 और H2O। अब इसमें रिडक्शन में क्या होगा, या तो हमारे पास H जुड़ेगा, तो यहाँ पे H कहाँ जुड़ रहा है, इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा ग्लूकोज। इसको हम फूड भी बोल देंगे, फिर स्टार्च भी बोल देंगे, फिर ग्लूकोज भी। तो हमारे पास यहाँ पे C6H12 और O6 प्लस O2। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन है हमारे पास ग्लूकोज में ही। और यहाँ पे एक दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो निकल रहे हैं, मतलब सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, और एडिशन किसका हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन का। तो ये क्या हो गया, हमारे पास तीन प्रोसेस हो गए, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और उसके बाद आता है हमारे पास रिडक्शन। तो ये हमारे पास तीन इवेंट्स होते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारे पास ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में किस तरीके से वो अपना फूड लेते हैं। तो अब मैं एक एक्टिविटी और बताती हूँ इसमें, कि हमारे पास जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसकी ग्रीन हमने कोई लीव्स ली,
अब लीव्स को मैं यहाँ से कट कर दिया, मैंने ट्रांसेक्शन इसका मैंने कट कर दिया। जब उसको मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे एक लेयर मिलती है, सबसे अपर लेयर जो होती है वो क्यूटिकल, ये हमारे पास इसकी सबसे अपर लेयर होती है लीफ की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर होगी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल्स में हमारे पास जो मैंने ये ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ये होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड ले लेते हैं, मतलब कि वो लाइट लेते हैं और लाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। सो यहाँ पे ये मैंने आपको लीफ से आपको एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स के पास क्या क्या होता है, कि क्यूटिकल की लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी ये डिफरेंट हमारे पास ये जो शो हो रहे हैं ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हमारे पास हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हो चुका है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बात आती है हमारे पास हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमंस है वो अपना फूड कभी भी डायरेक्टली किसी से नहीं ले सकते, उनको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वे से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो है हमारे पास, उसके भी हमारे पास 3 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं हमारे पास? 3 मोड्स होते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक वो न्यूट्रिशन होता है, these are those organisms which gain their food from dead or decay material। मतलब कि वो क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। मतलब वो डिपेंड हो रहे हैं ना किसी पे, जैसे कि वो डेड और डिकेड मटेरियल पे डिपेंड है, तो वो उन्होंने अपना फूड कहाँ से लिया। सेप्रोफाइटिक क्या हो गए, जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है, तो उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब मेरे पास आता है दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रहते किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है, लेकिन वो उसको किल नहीं करेंगे, उसको सिर्फ हार्म करेंगे। अगर इसका एग्जांपल दूँ तो मैं आपको मॉस्किटो है, मॉस्किटो हमें किल नहीं कर सकता, वो हमें हार्म करेगा, जस्ट बाइट करेगा, हमारा ब्लड निकालेगा, उसको तो फूड मिल रहा है और हमारा क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हार्म हो रहा है, हमारा कुछ ना कुछ ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब थर्ड वन आता है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब कि ह्यूमंस। होलोजोइक में क्या होता है, इसमें हमारे पास प्रोसेस होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कुछ ना कुछ हमारे पास प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटी जहाँ पे भी होंगी उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये क्या है हमारे पास 3 मोड्स है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 मोड्स। अब आता है डिफरेंट मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार अच्छे से उनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। इसका एग्जांपल मैं दूँ अगर, तो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि वो किसी दूसरे मतलब डेड और डिकेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना फूड गेन करने के लिए। अब हमारे पास आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होंगे। जैसे मैं हूँ, सपोज मतलब मैं किसी न किसी अलग और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी अपने आप को पैरासिटिक। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल देते हैं हम मॉस्किटो का, क्योंकि मॉस्किटो क्या है, वो एक पैरासाइट पैरासाइटिक का ही एग्जांपल है, पैरासिटिक को ही हम बोलते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पैरासाइट्स होते हैं। और एक होता है इसका टैपवॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो किसी ना किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करेगा, हमारे ऊपर डिपेंड है, जब तक उसको हमारे अंदर से ब्लड मिलता रहेगा वो लिविंग है,
उसके बाद अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा मर जाएगा। तो क्या होता है कि जो पैरासिटिक होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो उसको किल नहीं करते हैं, जस्ट उसको हार्म करते हैं। जैसे कि टैपवुंड क्या हमारे अंदर रहता है, हमारे स्टमक के अंदर, हमें किल नहीं करेगा लेकिन हमें अंदर ही अंदर हार्म कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। अब हमारे पास आता है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, दोज ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन, मतलब जिसमें हमारे पास ये एक्टिविटी होती है, डाइजेशन, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना, उससे न्यूट्रिशन लेना, फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सेल करना, तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी होंगी तो हम उसको बोलेंगे होलोजिक, मीन्स ह्यूमन। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास ह्यूमन। तो ये 3 मोड थे हमारे पास, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजिक। सो आफ्टर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रोपिक, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से मिलता है हमें, तो किस तरीके से मिलता है। हम फूड खाते हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो किस तरीके से, क्या प्रोसेस होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, तो हमें वो एक्सप्लेन करना है अभी। तो सबसे पहले आप इसको मत देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि सबसे पहले आप फूड लेते हो, सबसे पहले कहाँ जाता है, फूड माउथ के अंदर। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा माउथ होगा। माउथ के बाद कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के पास। एक बार हम इसको प्रोसेस को देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है माउथ, माउथ का क्या काम होता है, वो फूड को क्या करता है, इनटेक करता है, इनटेक फूड। अब उसके बाद हमारे पास आता है माउथ में हमारे पास टीथ होते हैं। वो टीथ क्या हेल्प करेंगे हमारी, कोई भी हम फूड खाए उसको। माउथ के बाद आता है मेरे पास यहाँ पे टीथ। तो सबसे पहले हमने फूड खाया, माउथ ने हमारे पास फूड इनटेक किया। इनटेक करने के बाद हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या करेंगे, च्यू करने में हेल्प करेंगे, फूड को च्यू करेंगे, मतलब कि उसका ब्रेक डाउन कर देंगे फूड का। तो जो फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स थे हमारे पास, उनका ब्रेक डाउन किस में होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में। और कौन हेल्प कर रहा है, वो टीथ, ब्रेक डाउन। अब टीथ के पास फूड पहुंच गया, तो अब टंग का भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल होता है। तो टंग का क्या रोल होता है, यहाँ पे फूड को रोल करने में हेल्प करती है। जब फूड रोल होगा तो हमारे पूरे माउथ तक पहुंचेगा, और पूरे माउथ तक पहुंचे हमारे टीथ उसको चीव करने में हेल्प करेंगे। तो टंग का क्या काम हो गया हमारे पास, रोलिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे माउथ में ही आती है हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ में। एक स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास, मतलब बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ स्लाइवरी ग्लैंड ऊपर से होती है, कुछ हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है नीचे की साइड होती है। तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है हमारे पास, स्लाइवा, मतलब कि स्लाइवा हमारे पास जो राल होती है वो क्या करती है, मिक्सिंग करने में हेल्प करती है। टंग के साथ फूड की मिक्सिंग होगी, च्यू करने में उसको आसानी होगी। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स रहेंगी क्या करती है कि जो स्लाइवा होती है वो उसके पास एक एंजाइम होता है, स्लाइवरी अमाइलेज। ये हमारे पास एक एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू शुगर। मतलब कि जो हमारे पास जो हमने फूड खाया उसको हमने बोल दिया यहाँ पे स्टार्च, जो स्टार्च है उसको हमने ब्रेक डाउन किया शुगर के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास माउथ था, माउथ ने क्या किया, हमारे फूड को इनटेक किया। इनटेक करने के बाद हमारे टीथ ने उसमें च्यू करने में हेल्प की, और च्यू करने में हमारी टंग ने क्या किया, रोल किया पूरे माउथ में, जिससे कि हमारा जो फूड है वो टीथ के पास आसानी से चला जाए। उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइवा। जो हमारे पास स्लाइवा होता है वो क्या करते हैं, हमारी टंग के साथ फूड को च्यू करने, मतलब सॉरी, हमारी टंग को वो टीथ में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइवा होगी वो हेल्प करेगी किसको, च्यू करने में। जो स्लाइवा के कारण जो हमारे फूड पार्टिकल्स है वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। अब आता है हमारे पास यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे फूड में होती है, ये भी क्या करती है हमारे माउथ में ही होती है। ये क्या करती है, हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज होता है हमारे पास,
जो कि स्लाइवा कंटेन करती है। स्लाइवा क्या कंटेन करती है, हमारे पास एक एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज। तो स्लाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है, फूड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टार्च। इसका किस में ब्रेक डाउन करती है, शुगर के अंदर। तो जो भी हमारा फूड है वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका शुगर के अंदर। अब यहाँ तक हमारा फूड हो गया माउथ के अंदर, उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है वो देखना है। माउथ के बाद हमारा फूड टीथ से टंग में क्या हेल्प हुआ, हमारे पास स्लाइवा ने हेल्प की उसमें, और स्लाइवा ने हेल्प करने के बाद हमारा फूड कहाँ पहुँचेगा, ईसोफेगस को हम क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फूड पाइप कैसी होती है, जैसे हमारी नॉर्मल हमारे पास कोई पाइप होगी, ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, फूड पाइप होती है। फूड पाइप, या फिर मैं इसको बोलती हूँ ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, जब हमारा फूड यहाँ पहुँचेगा, टीथ वगैरह सब कुछ स्मॉल पार्टिकल्स में हमारा फूड डिवाइड हो गया। जब हमारा फूड यहाँ पे पहुँचा तो ये हमारे पास ईसोफेगस थी। ईसोफेगस ने क्या किया, यहाँ पे ईसोफेगस के पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और रिलैक्सेशन क्या होता है, किस में ज़रूरत पड़ती है, हम वो देखते हैं। जो हमारे ईसोफेगस है वहाँ पे फूड पहुँचने के बाद उसमें होती है हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि ऊपर से हम कोई चीज़ धक्का लगा रहे हैं, यहाँ से हमारे फूड अंदर आया टीथ और माउथ से हमारा यहाँ पे फूड यहाँ पे ईसोफेगस के पास पहुँचा। सपोज ये हमारे पास फूड पार्टिकल्स है। अब कोई भी चीज़ है वो एकदम से तो यहाँ पे नहीं आ सकती नीचे, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो हमारी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा, तो यहाँ पे जो फूड पाइप है ये ऊपर से क्या होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, ऐसे ऊपर से ऐसे होती जाएगी, नीचे से खुलती जाएगी। जैसे जैसे फूड आगे पहुँचेगा, सपोज यहाँ पे फूड यहाँ था तो यहाँ पे ये सिकुड़ती गई, फूड नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे ये रिलैक्स हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे रिलैक्सेशन और इसको हम बोल देंगे कॉन्ट्रैक्शन। अब जब यहाँ तक फूड पहुँचा तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फूड यहाँ तक आया, ये मसल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुई और यहाँ पे हमारे पास फूड फिर से रिलैक्सेशन में आ गया, तो ये मसल्स जो है फिर से रिलैक्सेशन फेज में आ गई। तो फूड क्या है, यहाँ पे ईसोफेगस क्या कर रही है, यहाँ पे फूड को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर रही है, कौन से मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, किसका, फूड पाइप का। अब फूड पाइप में पहुँचने के बाद हमारे पास फूड कहाँ पे पहुँचेगा, स्टमक के पास। अब सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखते हैं हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू। माउथ से पहुंचा हमारे पास टीथ, मतलब ये सारी चीज़ें माउथ में, लेकिन माउथ से हेल्प कर रहा है यहाँ पे फूड को आगे की तरफ लेके जाने में। टंग, स्लाइवा, उसके बाद आता है हमारे पास ईसोफेगस। या फिर हम इसको बोलते हैं फूड पाइप। उसके बाद हमारे पास फूड कहाँ जाएगा, स्टमक। तो अब हम स्टमक का देखते हैं। अब ईसोफेगस के बाद हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है कि हमारा सबसे लार्ज ऑर्गन होता है। तो ये क्या करता है, जब हम इसमें फूड जाता है तो एक्सपेंड हो जाता है हमारे पास। जब स्टमक के पास, ये स्टमक जो है लार्ज ऑर्गन होता है, जब इसके पास फूड जाएगा तो ये अपना साइज एक्सपेंड कर लेगा, मतलब कि अपना साइज इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा। तो अब क्या करेगा, जब भी फूड इसके अंदर एंट्री करेगा, जब फूड ने हमारे पास स्टमक में एंट्री की तो क्या हुआ, उसके पास कुछ ना कुछ हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। स्टमक के पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। क्या करती है, GASTRIC, गैस्ट्रिक
जूस। अभी गैस्ट्रिक जूस के पास भी कुछ ना कुछ सिक्रेशन होता है। तो किसका सिक्रेशन होता है? HCl का, पेप्सिन का और म्यूकस का। अभी HCl क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है और म्यूकस क्या करता है, इनके ना कुछ डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl होता है वो क्या करता है, स्टमक का हमारे पास एसिडिक मीडियम करता है। HCl का क्या काम हुआ, ये हमारे पास स्टमक का एसिडिक मीडियम करेगा। उसके बाद जो हमारे पास पेप्सिन होगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स जो होते हैं उनको अमीनो एसिड्स में डिवाइड कर देगा, मतलब कि उनका ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट चीज़ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जो स्टमक की हमारे पास इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? हमारे पास यहाँ पे एसिडिक मीडियम हो गया। अब आपको पता एसिडिक मीडियम होता है वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो क्या करता है, उस एसिडिक मीडियम से हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन? म्यूकस। अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो पेट में मतलब एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाएगा, तो वो जलन भी होती है हमारे पेट में, तो वो किसके थ्रू होती है, एसिडिक मीडियम की। तो वहाँ पे क्या करता है म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। किसकी प्रोटेक्शन में? स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारे पास म्यूकस हेल्प करेगा। अब स्टमक के बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन साइट होती है हमारे पास। जो हमारा डाइजेशन होता है वो लास्ट में कहाँ पे होता है, कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब उससे पहले हमारे पास लीवर का क्या काम होता है। जो लीवर होता है वो हमारे पास क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट सीक्रेट करता है। बाइल जूस और बाइल साल्ट का क्या काम होता है, जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, फूड का कौन सा मीडियम बना देता है, अल्कलाइन मीडियम बना देता है, मतलब कि बेसिक। यहाँ पे फूड का कौन सा मीडियम बन गया हमारे पास, अल्कलाइन मीडियम। और बाइल साल्ट का क्या काम होगा, वो जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। जो फैटी मोलिक्यूल्स होते हैं लार्ज, उनको स्मॉल मोलिक्यूल्स में बाइल साल्ट क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का क्या काम होता है, जब हमारे पास ये बाइल जूस और बाइल साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं तो हमारे पास सीक्रेट होगा। तो ये कहाँ सीक्रेट होगा, हमारे पास गोल ब्लैडर के पास। तो गोल ब्लैडर का यहाँ पे क्या फंक्शन हो गया कि इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। अब उसके बाद आती है हमारे पास पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का क्या काम होता है, पैनक्रियाज हमारे पास दो एंजाइम सीक्रेट करती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, यहाँ पे ये प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करती है, अमीनो एसिड्स में। और जो हमारे पास लाइपेज है वो क्या करेगा, फैटी एसिड्स जो होते हैं उसको फैट को क्या चेंज करेगा, वो फैटी एसिड्स में। जो फैट है उसको चेंज कर देगा फैटी एसिड्स में। कौन कर देगा, हमारे पास लाइपेज। अब हमारे पास आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इन सबके बाद। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सबसे जो मेन डाइजेशन साइट होती है वो है हमारे पास यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास हमारे कुछ इस तरीके की प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलाई। सपोज मेरे पास ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ इस तरीके की हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और इसके बाद ये हमारे पास होता है एनस। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है इस तरीके से। पूरी में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है हमारे पास, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जैसे फिंगर है ना, इस तरीके के हमारे पास क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कोई भी हमारे पास, अगर मेरे पास ये हैंड है, इसके साथ कोई एक चीज़ और अटैच होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि विलाई क्या करती है, इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देती है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अब जब हमारे पास फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचा तो वहाँ तक फूड हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके स्मॉल पार्टिकल्स हो चुके थे, हमें न्यूट्रिशन मिल चुका था उससे। तो क्या करेंगी, विलाई क्या करेंगी, ये कि सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब करेंगी। और फूड एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पे फूड को पहुँचा देंगी, ब्लड वेसल्स के पास। तो विलाई के पास पहुँचा हमारा फूड, विलाई के पास से बाद में हमारा फूड पहुँचा ब्लड वेसल्स के पास। अब ब्लड वेसल्स कहाँ कनेक्ट होती है, वो हमारे पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्ट होती है। तो जब ब्लड वेसल्स के पास पहुँच गया तो उसके बाद वो हमारे न्यूट्रिशन के कहाँ पहुँचाएंगी, एवरी सेल, एवरी ऑर्गन।
अब बात आती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन कि यहाँ तक तो हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट हो चुका, हमें उससे न्यूट्रिशन भी मिल चुका। अब हमारे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जब फूड पूरा हमने ले लिया, उससे एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास हर जगह पे वेस्ट मटेरियल मिलता ही मिलता है। अगर हमारे पास यहाँ पे फूड हमें 100% हम फूड गेन कर रहे हैं तो उसमें से 20% तो हमारे पास जो होता है वो वेस्ट मटेरियल ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा जितना हमने न्यूट्रिशन लेना था हम ले चुके थे स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब बात आती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जितना भी हमारे पास अनडाइजेस्टिव फूड होता है, उससे क्या करेगी, वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या किया उसने? वाटर को एब्जॉर्ब किया, और जो वेस्ट मटेरियल था उसको किसके पास ट्रांसफर कर दिया? एनएस के पास। और यहाँ से क्या हो गया? एक्सक्रिएशन, मतलब कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो क्या हुआ? हमारी बॉडी से बाहर। अब इसका एक बार आप फ्लो चार्ट और देख लीजिए। तो ये है मेरे पास फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से मिलते हैं हमें। सबसे पहले हमारे पास फूड पहुंचा माउथ के पास। माउथ के पास हमारे पास टीथ, टंग, इन सब ने क्या किया? फूड को चीव करने में, रोल करने में, और सलाइवा ने क्या किया? टंग के साथ फूड को मिक्सिंग करने में हेल्प की। उसके बाद हमारे पास फूड पहुंचा ईसोफेगस के पास। ईसोफेगस ने क्या किया? उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, तो उसने फूड को क्या किया? आगे की तरफ ट्रांसफ़र किया। अब जब फूड आगे ट्रांसफ़र हुआ तो वो कहाँ पहुँचा? हमारे पास स्टमक के पास। स्टमक ने हमारे पास क्या किया? गैस्ट्रिक जूस सी। अब हमारे पास फूड कहाँ पहुँचा? स्टमक में। स्टमक में अब क्या हुआ? हमारे पास गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। और गैस्ट्रिक जूस क्या क्या सीक्रेट करते हैं? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। इन सभी का तीनों का अलग अलग फंक्शन था। ये क्या करेगा? फूड का मीडियम चेंज करेगा। क्या मीडियम करेगा? एसिडिक मीडियम। उसके बाद पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स का किस में ब्रेकडाउन करेगा? अमीनो एसिड्स में। उसके बाद आता है हमारे पास म्यूकस का क्या काम था? इनर प्रोटेक्शन करता है, जो इनर वॉल होती है हमारी स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास क्या आएगा? पैनक्रियाज का काम होगा। पैनक्रियाज क्या करेगी? बाइल जूस और बाइल साल्ट सीक्रेट करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? जितना भी हमारे पास अनडाइजेस्टिव फूड था उससे क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास पहुंचा उसको कहाँ पहुंचेगा? एनस के पास। और उसके बाद जो फूड होगा वो बाहर, मतलब एक्सेल हो जाएगा। सो थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपको पूरा चैप्टर आगे पढ़ना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।